हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं पुलिस के अंदर कांस्टेबल पद के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के बारे में कि कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से पहले ये रिक्रूटमेंट आपकी मेरे हिसाब से कंप्लीट करा दी जाएगी। तो इसमें हम जानेंगे वैकेंसीज़ के बारे में, एज के बारे में, सिलेबस, सैलरी, एग्ज़ाम डेट, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल के लिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और इस चीज़ की PDF के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, जो कि एग्ज़ाम टॉक्स नाम से ही है। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं वो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो ये जो आपको गिफ्ट मिलेगा ये मिलेगा क्रिसमस के बाद, यानी 27 दिसंबर से आपकी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि लास्ट डेट रहेगी आपकी 16 जनवरी 2024। लगभग आपके पास 20 दिन दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए और 16 के बाद 2 दिन दिए हैं। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। 18 तारीख तक आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं दी गई है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये आपके रिक्रूटमेंट जो है इसके लिए एग्ज़ाम करा दिया जाएगा मार्च के आसपास। आपके एग्ज़ाम इसके लिए करा दिए जाएंगे और आपका मई तक ये भर्ती जो है ये कंप्लीट कर दी जाए। शायद ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि आगे इलेक्शंस जो हैं वो भी आ रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की काफ़ी सीटें हैं, उनको जीतना चाहती है बीजेपी पार्टी और उसी के लिए ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस, देखो एक तो 60,000 वैकेंसी आ गई, ऊपर से अयोध्या राम मंदिर जो है वो भी बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ें बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगी उत्तर प्रदेश में और काफ़ी सीट दिला सकती हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो OBC कैटेगरी हो, SC कैटेगरी हो, ST हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, अगर आप मेल हैं तो 18 से 22 के बीच में होने चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी एज लिमिट है 18 से 25। मैं यहाँ पे एक चीज़ को लेके काफ़ी निराश हूँ। ये जो मेल के लिए एज लिमिट है वो काफ़ी कम है। आप अपने हिसाब से बताएं कि क्या ये एज लिमिट एज ए पुलिस कांस्टेबल के लिए सही है आपके हिसाब से या गलत। तो जो बिल्कुल यंग जनरेशन है उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और जो आपके अबव 22 हैं उनको ये मौका नहीं मिल पाएगा, जो कि मेरे लिए या मेरे हिसाब से काफ़ी दुखद है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 22 को क्रॉस कर चुके हैं 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके यहाँ पे कराए जाएंगे। यानी यहाँ पे आपकी हाइट मापी जाएगी, वजन, चेस्ट, सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी रेस और वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो उन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं कि आपकी रेस कितने मिनट में कितने किलोमीटर होगी। पर उससे पहले हम देखेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कांस्टेबल के पद यहाँ पे 60,244 पद आपके दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में, और जो कैंडिडेट 12th पास आउट हैं वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर 12th पास आउट व्यक्ति हैं या स्टूडेंट हैं जो 18 से 22 के बीच में लाई करते हैं मेल, और 18 से 25 आपकी फीमेल, उनके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है ये मेरे हिसाब से, आप अप्लाई करें। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 24,102 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 6,024, OBC कैटेगरी की आपकी 16,264, और अगर हम बात करें नेक्स्ट SC कैटेगरी की 12,650, और ST कैटेगरी की अगर बात करें तो काफ़ी कम है, 1,204 जो पोस्ट हैं वो आपकी ST कैटेगरी की हैं, और इन सभी को मिलाने के बाद टोटल वैकेंसी बन जाती है 60,244। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो भाई इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है और चीज़ें हमें गलत नहीं करके आनी। टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 घंटे का, और एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड होगा, ना कि ऑनलाइन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो कांस्टेबल की वैकेंसी है 12th पास आउट, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ऑफलाइन पेपर है। अब सब्जेक्ट्स की और सिलेबस की बात करें, अगर ऑफलाइन है तो क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, सब्जेक्ट कौन सा है, क्वेश्चंस कितने आएंगे और साथ में कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चंस आएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक से आएंगे वो तो हम डिस्कस करने वाले ही हैं, बेसिक सी बात है। जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका रहने वाला है यहाँ पे 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहने वाला है। हिंदी आएगी आपकी, और हिंदी में 37 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल बन जाते हैं 74। न्यूमरल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो आपके क्वेश्चन आएंगे कितने, 32, और कितने नंबर के बन गए, ये हो गए 76 नंबर के। और रीजनिंग की अगर बात करें तो आपके 37 क्वेश्चन, यानी हिंदी और रीजनिंग के 37, और जीके और मैथ्स के आपके 38 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। इस चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अंडरलाइन ना हो, चीज़ें आप समझ पाएँ। ठीक है, तो टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चन बनते हैं, और 150 इंटू 2 अगर आप करोगे तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या क्या रहने वाला है, यानी आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट। तो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट यानी लड़कों के लिए, और चेस्ट एक्सपेंशन 79 से 84 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है मेल कैंडिडेट की, तो वो फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट को पास कर सकता है अगर उसकी चेस्ट एक्सपेंशन 77 से लेके 82 के बीच में रहती है। तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर बात करें आप, तो फीमेल की जो हाइट है अनरिजर्व ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए वो 152 है, एसटी के लिए 147 है, जो कि ईजिली मिल जाती है सभी की। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी मिनिमम वेट, लड़कियों के लिए उनकी चेस्ट मेजरमेंट नहीं करी जाती, तो मिनिमम वेट आपका 40 होना चाहिए, बोथ फॉर एसटी और अदर जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरीज हैं एसटी के अलावा, चाहे वो ओबीसी हो और एससी हो, उनका भी 40 ही चलेगा। अब ये तो है फिजिकल स्टैंडर्ड। अब फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 4 किलोमीटर 800 मीटर रेस दौड़नी है 25 मिनट में, जो कि ज़्यादा नहीं है, ईजिली हम कर सकते हैं। फीमेल को 2400 मीटर रेस दौड़नी है 14 मिनट्स में, और इनको 4800 यानी डबल, पर टाइम भी आपका कहीं ना कहीं इससे डबल हो जाता है, 3 मिनट ही कम है। तो इतना मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हो। अब आते हैं मेन पेपर के अंदर क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या क्या है। तो जर्नल नॉलेज के अगर सिलेबस की बात करें तो जर्नल नॉलेज के अंदर जर्नल साइंस आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन पॉलिटी आएगी, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगी, और इंडियन कल्चर। यानी नॉर्मल जो आपका आप कह सकते हो एसएससी या जो स्टेट लेवल के ऊपर साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के और इकोनॉमिक्स के, वही क्वेश्चंस आने वाले हैं, और कल्चर से रिलेटेड इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में, जनसंख्या किस राज्य में कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है, मेल फीमेल, वो सारी चीज़ें। पर्यावरण एवं नगरीकरण, एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया का साइज़ कितना है, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, आईएसटी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपसे पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश के जो कल्चर है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, पुलिस से रिलेटेड जो सामान्य क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे रो, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, और वो सारी चीज़ें। भारत और भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनसे हमारे रिलेशंस कैसे हैं, उनकी बाउंड्रीज, उनकी कैपिटल, वहाँ के बारे में प्रधानमंत्री कौन है, वो सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस टाइप के टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जा सकती हैं, जैसे WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके बारे में कब बनी, कहाँ है हेडक्वार्टर है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
और उसके अलावा और भी साइबर क्राइम के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कोई कानून पास हुए हों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या और चीज़ें। स्टेट्स कैपिटल पूछी जा सकती हैं, करेंसीज पूछी जा सकती हैं, रसिया की क्या है, यूएसए की क्या है, यूके की क्या है। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, ठीक है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें। मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इसरो, डीआरडीओ, नासा, रोस्मोस, उस टाइप की। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड बुक्स हैं, जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस टाइप की जो बुक्स हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने बुक लिखी है, वाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह ने लिखी है, वो पूछी जा सकती हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस मान सकते हैं आप, इंटरनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। अब आते हैं जर्नल हिंदी के कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। हिंदी और भारतीय अन्य भाषाओं के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्णमाला पूछे जा सकते हैं, तत्सम और तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द यानी वन वर्ड, ठीक है। भिन्नार्थी शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, कुछ गलत दे देंगे आपको वाक्य और उसको सही करके लिखना होगा। लिंग के बारे में पूछ सकते हैं, वचन के बारे में पूछ सकते हैं, कारक के बारे में पूछ सकते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी सीधी सी बात है भाई, ग्रामर पूछ सकते हैं सारी की सारी, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात काल के बारे में, वाच्य, अवाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवियों के नाम पूछ सकते हैं, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के अंदर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में, और विविध, यानी इस टाइप की सीधी सी बात है। ग्रामर तो कंप्लीट आएगी ही आएगी, और ग्रामर के अलावा कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके कवि हैं प्रसिद्ध उनके बारे में और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में भी। नेक्स्ट आते हैं क्या है, न्यूमरल एबिलिटी या मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो न्यूमरल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जो कि काफ़ी आसान टॉपिक्स है यहाँ पे जो आप देख रहे हो। हिंदी में मानता हूँ डिटेल में है थोड़ी सी, उसके ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, पर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आप मेहनत इतनी ना करोगे तो भी काम चलेगा, तो आप इजीली कर सकते हैं जहाँ से आपका मन करे। HCF पूछ सकते हैं, HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन, काफ़ी आसान टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफिक्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, और बाकी एक दो टॉपिक ऐसे भी हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है और पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक में भी मेरे हिसाब से आसान है, इजीली आप कर लोगे। मैथमेटिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स आता है, तो अदर एग्ज़ाम के अंदर जो मैथमेटिक्स आता है तो सेम टॉपिक है वो जो यहाँ पे दिए गए हैं। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर, तो रीजनिंग के टॉपिक भी मेरे हिसाब से सेम ही मिलेंगे जो अदर एग्जाम्स में आते हैं, जैसे लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। तो ये टॉपिक्स आपसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें, जैसे हम देखते हैं कई बार जो है क्वेश्चंस आते हैं कि आपका ए लिख दिया, फिर स्पेस छोड़ देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर डबल ए लिख दिया, फिर 3 बार छोड़ देंगे, फिर ट्रिपल लिख देंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। या ब्लड एंड रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका आएगा पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपका क्या मानना है, कम्युनल हार्मनी यानी अलग अलग जो समुदाय हैं उनके लोग रहते हैं, अच्छा, क्राइम कंट्रोल के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अपने आप को ढालने की क्षमता जो है वो कहा गया है यहाँ पे, मानसिक अभिरुचि, इस शब्द वो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को नाम दिया गया है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, पुलिस सिस्टम के बारे में, कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज़ क्या है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जाता है, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, क्यों इस इंटरेस्ट
आपका इंटरेस्ट है इस प्रोफेशन में, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज और जेंडर सेंसिटिविटी, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। IQ की अगर बात करें तो रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, मतलब ओड वन आउट जिसको हम बोलते हैं वो हम यहाँ पे कह सकते हैं। सीरीज कंप्लीशन मैंने पिछली स्लाइड में बताया था इस तरीके से कि A फिर डैश फिर डबल A फिर डबल डैश फिर ट्रिपल A फिर 4 बार, इस तरीके से आपके कंप्लीटेशन टेस्ट आ सकता है। कोडिंग और डिकोडिंग आ सकते हैं, ठीक है, कि कोडिंग और डिकोडिंग का मैं अभी यहाँ पे आपको कैसे समझाऊँ, आप समझ सकते हैं, आपने किया होगा शायद, ठीक है, अदरवाइज मैं बता भी दूंगा। डायरेक्शन टेस्ट कि A पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर 3 किलोमीटर चला साउथ में गया, फिर वेस्ट में मुड़ गया, उस तरीके के क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन, तेरे मामा की बेटी तेरी क्या लगी, उस टाइप के क्वेश्चंस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स के आधार पे प्रॉब्लम्स कई बार जो हैं वो आती हैं, उन चीज़ों को सोल्व करना कि A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू इतना दे दिया, B मल्टीप्लाई C इतना, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक में। उसके अलावा टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट और अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट, ये आपके पूछे जा सकते हैं। और भी हैं इसके अंदर, रीजनिंग एबिलिटी के अंदर एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। सीधी सी अगर मैं बात करूं भाई, सारे के सारे टॉपिक वो हैं जो एसएससी की रीजनिंग के अंदर आते हैं। तो जिसने भी भाई एसएससी के लिए रीजनिंग करी है उसको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पद के लिए कोई भी अलग से रीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ईजिली आप कर भी लोगे इस चीज़ को, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाली है। तो एसएससी की रीजनिंग आपकी जो है उस लेवल की ही रीजनिंग इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसी स्लाइड की तरफ। तो भाई उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो पद है उसकी वैकेंसी स्टार्ट हो जाएंगी 24 से, और 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और काफ़ी अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। तो अप्लाई करें टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, लास्ट में शायद क्रैश हो जाती हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।